2019 की महाभारत के लिए रणबांकुरे तैयार हैं। इस चुनावी महाभारत के बीच न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है एक खास शो, नेताजी का एक दिन। इस शो में हम आपको बताएंगे प्रदेश के बड़े नेताओं की दिनचर्या कैसी रहती है। हमारे संवाददाता नेताओं के साथ पूरा दिन बिताते हैं। इस शो में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के घर। हरीश रावत नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हरीश रावत के दिन की शुरुआत योग से होती है। हरदा हनुमान जी के भक्त हैं, तो योग के बाद वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। पूजा करने के बाद बारी आती है नाश्ते की। नाश्ते में 2 सब्जी और रोटी खाना पसंद करते हैं। आजकल हरीश रावत चुनाव प्रचार में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बैठकर तसल्ली से खाने का वक्त तक नहीं मिल पाता। चुनावी समर अपने पूरे चरम पर है, ऐसे में नेताओं के पास खाने का वक्त भी नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत चुनावी कैंपेन में निकलने से पहले किस तरीके से भोजन कर रहे हैं। नेताओं के आपने डाइनिंग हॉल सजे हुए देखे होंगे, लेकिन उनके पास बैठने का भी वक्त नहीं है। जिस दाल रोटी का स्वाद कांग्रेस के महासचिव इस समय ले रहे हैं और इसी की लड़ाई इस समय पूरे देश में चल रही है। इसी दाल रोटी के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, यानी गरीबों के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। आज कांग्रेस महासचिव निकलेंगे अपने लोकसभा क्षेत्र नैनीताल में। हम दिखाएंगे आपको, यानी न्यूज 18 दिखाएगा कि आखिर कांग्रेस महासचिव कितने बिजी शेड्यूल के बीच में लोगों से मिल रहे हैं और किस तरीके का उनको लोगों के बीच में रिस्पॉन्स मिल रहा है। नाश्ता करने के बाद पूर्व सीएम अपने आवास पर कुछ लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और फिर चुनावी अभियान के लिए निकल पड़े। सुबह के 10:30 बजे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निकल चुके हैं अपने चुनावी अभियान पर और आज न्यूज 18 की टीम उनके साथ दिन भर रहेगी और उनके चुनावी कार्यक्रमों का जायजा लेगी। हम भी सफर में हरीश रावत जी के साथ थे। उन्होंने मुझे नया नाम दिया है हारदा। रास्ते भर में फोन पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे और उन्हें मैसेज का निर्देश देते रहे। रास्ते में हमने उनसे कई बार सवाल जवाब किए। नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत जी चुनाव प्रचार में हैं इस समय और सफर में हम भी उनके साथ, यानी न्यूज 18 की टीम भी ट्रेवल कर रही है। सर, जब आप सफर पे होते हैं, लोग आपके साथ नहीं होते बहुत ज्यादा, तो तब क्या चल रहे होते हैं ख्यालात? राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे होते हैं या फिर अपने लोकसभा की चिंता हो रही होती है? देखिए, हम दोनों चीजों का आकलन करते हैं और मेरे ऊपर असम का भी दायित्व है। मैं उस समय का उपयोग वहाँ के अपने कार्यकर्ता साथियों से बातचीत करने और उनसे फीडबैक लेने के लिए करता हूँ और साथ साथ 5 सीटों पर जो हमारे पुराने कार्यकर्ता साथी हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत करता हूँ। जी, आपको कभी दुख नहीं होता कि क्योंकि बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री और खुद जो पीएम हैं, वो आपको निजी तौर पर टारगेट करते हैं, कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं हरीश रावत और आपको हरदा नहीं हारदा कहते हैं, तो इससे दुख नहीं पहुंचता आपको थोड़ा सा? देखिए, 100 बार झूठ बोल के भी सत्य टल नहीं सकता है। भाजपा अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए जिस तरीके से एक शातिर चोर जब चोरी करके भाग रहा होता, लोग देख लेते हैं तो आगे की तरफ इशारा करके कहता चोर चोर चोर। तो भाजपा जो है मुझको चोर चोर कह करके जो उन पर आरोप है, अब मुख्यमंत्री के स्टिंग को लेकर के कितनी बातें आई हैं सामने। सर, आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं रावत जी? क्योंकि आपके मैंने विपक्ष में देखा कि अजय भट्ट जी खड़े हैं, लेकिन उनकी आवाज बैठ चुकी है। हम आपका देखते हैं कि आपका एनर्जी लेवल उसी तरीके से मेंटेन रहता है जो आम दिनों में आप मिलते हैं। ना आपकी आवाज बैठी है, ना चेहरे की चमक गायब है। ये मेंटेनेंस कैसे होता है ये सब? देखिए, हम ऊपर वाले की कृपा पर चलते हैं। जिस दिन तक ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना है कि भाई जिस दिन आपको लगेगा कि अब मैं तुम्हारे इसके थकने की बारी आ गई है, तो मेरे मन में भाव पैदा कर देना, मैं उस दिन हाथ जोड़ करके सार्वजनिक जीवन से विदाई ले लूँगा। और जिस दिन तक सार्वजनिक जीवन में हैं, लोगों की आशाएं होती हैं। आप अपने लिए नहीं जीते हैं, आप जब दूसरों के लिए जीते हैं तो ऊर्जा अपने आप निकल करके आ जाती है। सर, कभी ऐसा भी हुआ है आपके जीवन में कि कोई व्यक्ति आपके सामने समस्या लेकर के पहुंचा हो और उस समस्या सुनने के बाद आपको नींद ना आई हो? बहुत बार, बल्कि कुछ मामले तो मुझे आज भी बेचैन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी विफलताएं कम हैं, और उन विफलताओं में से कई चुटीली विफलताएं हैं। जब आप एक व्यक्ति आ रहा है आपके पास, आप समझ रहे हैं मदद के लिए सुपात्र है, मगर कानूनी जटिलताओं के कारण आप उसको राहत नहीं दे पाते हैं,
तो उस समय बहुत क्रोध भी आता है। कोई दिन ऐसा भी होता होगा कि यार मैं मुख्यमंत्री रहते हुए 2.5 साल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं कर पाया, ये भी क्या कमी खलती है? आपने शब्द बिल्कुल ठीक कहा, बहुत दुरुस्त नहीं कर पाया, मगर मैंने कई इनोवेटिव प्रयोग किए। जैसे आज आप देखते होंगे BDS डॉक्टर हैं, उनकी भर्ती मैंने उनको सामान्य और कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे करके उनकी भर्तियां की, ताकि वो हॉस्पिटल में दवाई दे करके प्रारंभिक इलाज तो कर सकें, यदि एक्सपर्टाइज वाला इलाज न भी हो। मैंने मेडिकल का बोर्ड बना करके वॉक इन इंटरव्यू की पद्धति प्रारंभ की। जो आपके विधायकों के साथ तकरार चलती थी उस दौरान, और मंत्रियों के साथ भी एक असंतोष का दौर चलता था, और कई लोग तो छोड़ करके चले गए, और उनका एक यो कहते हैं कि हम हरीश रावत जी की वजह से पार्टी छोड़ करके गए। क्या आपको लगता है कि अगर इन लोगों ने वो सब चीजें न की होती या पार्टी में असंतोष न होता उस समय बात पे, तो आप बेहतर सरकार दे सकते थे? जब आप काम करते हैं तो दिल मांगे मोर, तो हमारे विधायकों की अपेक्षाएं ज्यादा थी। हो सकता है मैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप काम न कर पाया। अब हमारे कई दोस्त कुछ ज्यादा चाहते होंगे, और आज मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं वो कहां पर खड़े हैं। भाजपा ने उस समय ही ऑपरेशन थंडर के नाम से कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने का काम कर रही थी। उन्होंने असम में किया, उन्होंने अरुणाचल में किया, वो उत्तराखंड में करना चाहते थे, उन्होंने हिमाचल में, कर्नाटक में, पश्चिमी बंगाल और दिल्ली भी उनके टारगेट में थे। वो उत्तराखंड में जरा हार्ड रॉक से टकरा गए, पहाड़ी गंगलोर से टकरा गए, और यहाँ आकर के उनका राष्ट्रपति शासन जो है चारू खाने चित्त हो गया, और तो इसलिए और सुप्रीम कोर्ट रास्ते में आ गया, तो उनको लगा कि वो फिर और सरकारें बच गई। तो इसलिए जो लोग गए उसमें ऑपरेशन मनी ने काम किया, विटामिन M। सर, आप कह रहे दिल मांगे मोर, तो क्या आपके दिल में भी ये बात उठती है कि हरीश रावत का दिल एक बार और मांग रहा है, कि आवाज उठती है कि एक बार और मुख्यमंत्री की कुर्सी, या फिर एक ऐसी कुर्सी कि आप प्रदेश की जनता के लिए कर सकें कुछ? मैं एक बात आपसे शेयर करूं, हरिद्वार में इस समय चुनाव में मेरे लिए दीवानगी जैसी थी, जिसको एक आप मैडनेस कहिए, और मैं बड़ी सरलता से वहां से चुनाव जीतता। लेकिन मैं 2009 से 14 तक वहां सांसद रहा। मैंने एक बहुत सक्रिय सांसद की भूमिका अपनाई। मैं छोटे छोटे गांव और पूर्वों में भी गया। मैं 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को नाम से पुकारता था। आज भी 1 लाख लोगों को तो मैं नाम से पुकार सकता हूँ हरिद्वार के अंदर। तो मुझे लगा, मैंने अपने मन से सोचा, मैंने कहा भाई यदि लड़ना है, और ये सब भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ो, तो मैंने कहा क्या मैं उस परफॉर्मेंस को रिपीट कर सकता हूँ। 2009 से 2014 का हरीश रावत बन सकता हूँ। तो मेरे मन ने कहा नहीं, अब तुम्हारे शरीर की वो स्थिति नहीं है कि तुम उतना लोड ले सको। तो मैं नैनीताल आया, क्योंकि यहाँ मुझको नए सिरे से लोगों के अंदर अपने लिए विश्वास पैदा करना है। तो मैंने नई जमीन को लिया। उसी तरीके से मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री के रूप में मैं समझता हूँ कि जितने नई शुरुआतें, करीब 3700 के करीब मैंने नई शुरुआतें की, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। अब आप मध्य प्रदेश का हाल में मैं पढ़ रहा था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसान पेंशन दे रहे हैं, हम पुरोहित पेंशन दे रहे हैं, और आपको ताजुब होगा वो पेंशन में 3 साल पहले दे गया था, वो तो अब बंद भी हो गई है। कर्नाटक की गवर्नमेंट और केरल की गवर्नमेंट बोना पेंशन दे रही है। अब उन्होंने कहा बोने लोगों को पेंशन देंगे, और जो हमारे भाई हैं जो है ट्रांसजेंडर, उनको हम पेंशन देंगे। मैं उसको पहले कर चुका हूँ। तो इसलिए मैंने एक कल्पनाशील और यत्नशील सरकार दी। तो मैं आप कह रहे दिल मांगे मोर, मैं दे रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो मैं अपने आप से सवाल करूंगा कि क्या मैं वैसा ही मुख्यमंत्री हो सकता हूँ जो उस समय की अपेक्षा से आगे बढ़ सके। यदि मन कहेगा वो है, कर सकते हो, तो फिर कोशिश करेंगे, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे। क्योंकि देखिए, पदों की इनकी कहीं कोई माया नहीं है। आप कितने ही पदों पर
रह सकते हैं, मगर न्याय करना उस पद के साथ आवश्यक है। यदि मैं सांसद के पद पर न्याय कर पाऊंगा तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा, और यदि मुझे लगेगा कि मैं फिर से मुख्यमंत्री के पद के साथ न्याय कर सकता हूं तो जरूर लोगों के पास जाऊंगा, नहीं तो जो व्यक्ति बनेंगे उनको अपना आशीर्वाद देंगे। रावत साहब, सवाल ये है कि पहले आपने संजय जी के साथ काम किया और फिर राजीव जी के साथ भी काम किया, और अब आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी की टीम के साथ काम कर रहे हैं, कितना डिफरेंट है काम करना? तो सब देखिए, यूं तो हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है। राजीव जी और सोनिया जी के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था, क्योंकि राजीव जी कवर कर देते थे, हमारी सब कमियों को भी ढक देते थे। सोनिया जी हर चीज को बारीकी के साथ देखती थी और काम लेती थी। राहुल जी उनसे भी आगे हैं। राहुल जी आपको सपोर्ट भी देते हैं मगर आपसे काम भी लेते हैं। बातचीत के बीच हमने देखा कि हरीश रावत रास्ते में रुक कर लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए रैली स्थल पर पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचते ही कार्यकर्ता हरीश रावत का जोरदार स्वागत करते हैं और पूरी फिजा हरीश रावत जिंदाबाद के नारों से गूंज जाती है। हरीश रावत जहां जहां पहुंचते हैं वहां उन्हें इसी तरीके का रिस्पांस मिलता है। तराई से लेकर पहाड़ में जहां भी हरीश रावत पहुंच रहे हैं वहां लोग उनके जयकारे के नारे लगाते हैं और राहुल गांधी के जयकारे के नारे लगाते हैं। युवाओं में खासा जोश है हरीश रावत के चुनाव मैदान में उतरने से। हरीश रावत ने खेड़ा गोलापार इलाके में अपने भाषण में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपके हाथों को काम देंगे या बेरोजगारी भत्ता देने का काम? और आज हमारे 2 दिन पहले हमारे नेता ने पूरे देश से वादा किया है कि मोदी सरकार में जो 24 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, हम सत्ता में आने के 1 साल के अंदर उन सब पदों को भरने का काम। हरीश रावत की कोशिश है कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसी के चलते उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद कई छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। एक सामूहिक समझ बनाकर उत्तराखंडियों के एजेंडे को आगे बढ़ाएं। और यदि सवाल उठाइए तो आपको देशद्रोही बता देंगे। ऐसा लगता है हर बार करेगी जब सत्ता में आएगी। चुनाव प्रचार के लिए बेहद कम समय बचा है और 18 लाख से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचना है, इसलिए हरीश रावत के सामने बड़ी चुनौती है कि वो हर मतदाता तक पहुंच पाए और कांग्रेस का सिंबल मतदाताओं तक पहुंच पाए। इसलिए छोटी छोटी सभाएं रखी गई हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और नुक्कड़ सभाओं के जरिए लोगों से जनसंपर्क का इस तरीके का प्रयास कांग्रेस के महासचिव कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटी सी सभा है, इसके बाद हम आगे के सफर पर आपको लिए चलेंगे जहां पर हरीश रावत की एक और दूसरी नुक्कड़ सभा है। 2 छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने के बाद हरीश रावत की गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा। काफिले में एक ऐसी भी गाड़ी थी जिस पर लाउड स्पीकर लगा था और वो जोर जोर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहा था। राहुल जी की बात पर बटन दबेगा हाथ पर, सोनिया जी की बात पर बटन दबेगा हाथ पर। मतदान की अपील करते करते हरीश रावत अपने अगले पड़ाव पर पहुंचे। यहाँ भी पूरी गर्मजोशी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस समय में कितना बनाया आपने? मैंने कहा भाई 26,000 बनाए। बोले कहाँ 2 करोड़ चिता, कहाँ 26,000? अरे मैंने कहा मेरी जो छोटी मडैया है, मैंने 26,000 लोगों की नौकरी लगाई 2015 में, 2016 में, और 10,000 लोगों की नौकरी लगाने की शुरुआत कर। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आज वक्त है मोदी जी से बदला लेने का, वक्त है। सुबह से लेकर शाम हो चुकी है लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत का लगातार जनसंपर्क जारी है। शाम को तकरीबन 6:30 होने को है, लेकिन बिंदु खत्ता का तिवारी नगर का इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में लोग हरीश रावत को सुनने के लिए घंटों से जमा थे। वो यहां पर पहुंचे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन हरीश रावत का शो यहां पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आगे उनका रोड शो है और कई सारी जनसभाएं भी अभी बाकी हैं।
नुक्कड़ सभा के बाद हरीश रावत शाम को बाइक पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले। इस दौरान ढोल की थाप पर नाचते कार्यकर्ताओं ने भी खूब उनका साथ दिया। रोड शो के बाद एक सभा को संबोधित करते करते रात हो चली थी, लेकिन रात के अंधेरे ने भी हरीश रावत को कोई थकान नहीं महसूस होने दी। वे लालकुआं के सेंचुरी पेपर मिल इलाके में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पहुंचकर सबसे पहले हरीश रावत ने चाय पी और जनसभा को संबोधित किया। हालांकि यहां पर उजाले का कोई खास इंतजाम नहीं था, सिर्फ एक लाइट पूरी जनसभा को रोशनी दे रही थी। आपके संघर्षशील लोगों के साथ मैं कंधे से कंधा मिला के जुड़ा था। यहाँ के विकास के साथ हमारा बड़ा निकटता रिश्ता, यहाँ के सड़कें। अब हमारे राहुल भैया को देखिए, तो कांग्रेस अब है कांग्रेस की धारा। मगर उनका दिल शेर जैसा है, बड़ा दिल। सबकी चाहत हरीश रावत, सबकी चाहत। यहाँ पर जनसभा करने के बाद हम सबकी चाहत हरीश रावत के नारे के साथ कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत को विदा किया और हमने भी उनसे पूरे दिन का लेखा जोखा लिया। कांग्रेस महासचिव हरीश रावत का जो चुनाव प्रचार सुबह सुबह से शुरू हो गया था, ये कोई रात के 9:15 बज चुके हैं। रावत जी, हाथ में गर्मा गर्म चाय है, ब्लैक टी लग रही है। क्या चुनाव प्रचार माने कि आज का कम से कम समाप्त हो गया, अब बिस्तर पे जाने का वक्त हो गया? नहीं, अभी बिस्तर पे जाने का वक्त नहीं हुआ। अभी बहुत सारे लोग आए होंगे, उनसे मिलेंगे और कल की प्लानिंग करेंगे। और बिस्तर पे जाना तो 12:30-1 बजे के करीब ही नसीब होगा। सर, लेकिन आपके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, मैं आवाज में कोई परिवर्तन, सुबह जब मैंने इंटरव्यू किया था और अभी कोई आवाज में कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है। नहीं, थोड़ा परिवर्तन है, मगर हमारी खुराक जनता का प्यार है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। हम उन लोगों में से हैं जो राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री का बनने का सपना देख रहे हैं और वो सपना हर जिंदाबाद के साथ साकार होता दिखाई देता है, तो अपने आप चेहरे में रौनक बढ़ जाती है। और हमारे भाइयों की बातें सुन करके मुझे लगा कि देश परिवर्तन की तरफ जा रहा है और परिवर्तन के नायक राहुल गांधी हैं, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए मेरे चेहरे पर दिन बीतने के साथ साथ रौनक चमक बढ़ रही। लेकिन मैंने देखा कि दिन में आपने कोई खाना पीना कुछ नहीं, मैंने देखा कि आपने लंच नहीं किया। मैं एक बार कर लेता हूँ, आज तो शायद थोड़ा सा कहीं पर कुछ खाया है, हल्का फुल्का, लेकिन बहुधा जो है इसमें कम खाइए तो सुस्ती नहीं रहती है, क्योंकि सोने को कम मिल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हमारी आधी खुराक तो जनता का प्यार है। कोई संदेश 11 तारीख के लिए आप देश की जनता को देना चाहेंगे और अपनी लोकसभा की जनता को विशेष तौर पे देना चाहेंगे? देखिए, 11 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पहले चरण के मतदाताओं के ऊपर, जिनमें उत्तराखंड के भी मतदाता हैं। और मैं सब उत्तराखंड के भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि 5 सीटें कांग्रेस की झोली में डालें और उत्तराखंड से ये संदेश दें देश को कि आओ, हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। 71 साल के कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, और एनर्जी देखिए आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके से मेंटेन रखते हैं और उनका संदेश बेहद साफ कि आइए और मतदान में हिस्सा लीजिए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी,